अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। दहाइयों तक अच्छे ताल्लुकात एंजॉय करने वाले स्ट्रेटेजिक पार्टनर शराकतदार भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में अचानक सर्द महरी आई है, और वो भी उन लीडरान मोदी और ट्रंप के दरमियान जो कि एक दूसरे को बड़ा हाइप अप करते थे। आपको पता है, एक दूसरे की रैलीज़ में जाते थे और कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे एक दूसरे की तारीफ़ करने में। अब उनके दरमियान में जो तलखी है, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और हर कोई इसके ऊपर तज्जिए तबसरे और अपने अंदाजे लगा रहा है। ऐसा ही एक अंदाज़ा या तज्जियाती रिपोर्ट तैयार की अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उनके मुताबिक इस तलखी की वजह पाक भारत कशीदगी जो हालिया हुई थी, उसके बाद होने वाली ट्रंप और मोदी के दरमियान एक 35 मिनट की फ़ोन कॉल है, जिसने दूरियां पैदा करने में इंतहाई अहम किरदार किया। बहरहाल जो भी तज्जिए तबसरे हों, ये सवाल ज़रूर पैदा होता है क्यों, कैसे, किन मुहर्रकात की वजह से ये दूरियां आई हैं। इसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की भी हम राय जानेंगे। बट इससे ज़्यादा अहम इस वक्त ये सवाल है कि ये जो सूरत हाल है, ख़ासकर 50% टैरिफ्स लगने के बाद भारत भी जो उसके काउंटर में अपना इक़दामात कर रहा है, फिर अमरीका के उसके बाद जवाब का इंतज़ार होगा, तो ख़ित्ते में सूरत हाल के क्या असरात हो सकते हैं, किस तरफ जा सकती है, और हम अपने तज्जियाकारों से यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आज हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए बेनज़ीर शाह साहिबा, एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आप बताइएगा, आपकी क्या राय है, ये जो ताल्लुकात हैं, आप इसकी वजह क्या समझती हैं? एकदम से ये 2-2.5 साल में जो चेंजेस आई हैं, क्या ये पाक भारत की, या फिर उससे पहले भी आपको लगता है कि कोई ऐसे वाक़यात हो रहे थे जिन्होंने यहाँ तक लेके आए हैं मामलात को? और फिर ऑब्वियसली हमारा बड़ा सवाल कि क्या असरात हो सकते हैं इसके खित्ते के ऊपर? अच्छा एलिना, ये जो ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, ये इस पे बात करने से पहले हमें जहन में ये रखना चाहिए कि इसमें जो ज़्यादातर मालूमात है वो भारत की तरफ से आ रही है। इसमें स्टेट डिपार्टमेंट में लिखा है कि उन्हें स्टेट डिपार्टमेंट से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। उनके ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं वो भारत में हैं, और इंडिया की तरफ से ये समझा जा रहा है, इस आर्टिकल को पढ़ के यही लगता है कि एक जो फ़ोन कॉल हुई ट्रंप और मोदी के दरमियान 17 जून को, जब ट्रंप G7 समिट जो है वो कनाडा में छोड़ के आ गए थे, तो नरेंद्र मोदी ने उनको फ़ोन किया और वहाँ पे बात हुई दो चीज़ों पे। एक, अगेन ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी ने ट्रंप से कहा कि देखिए सीज़फायर जो था वो बायलैटरल था, उसमें और कोई इसकी नहीं था इन्वॉल्व। और दूसरा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को होस्ट ना करें डायरेक्टली, उनके सिविलियन लीडर्स को कर लें, लेकिन आर्मी चीफ को ना करें क्योंकि उनकी फ़ौज को लेजिटिमेसी मिलेगी। अब भारत में ये समझा जा रहा है कि ये फ़ोन कॉल बहुत अहम थी और इसके बाद से शिफ्ट हुई है जो टोन है अमेरिका की भारत के हवाले से। मेरी राय में एलिना, इतना शायद सिंपल नहीं है कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल की वजह से या क्योंकि रशिया से भारत जो है वो तेल ख़रीद रहा था इसकी वजह से। मेरे ख़्याल से एक और बड़ा ही बेसिक इशू है इस वक्त की जो इंतज़ामिया है अमेरिका में और भारत के दरमियान, और वो है इमिग्रेशन, H-1B वीज़ाज़। मैं अभी कुछ महीने पहले अमेरिका में थी और मैं कैलिफोर्निया में थी, टेक्स जो उनकी सिलिकॉन वैली है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस नज़र आते थे और जो टेक इंडस्ट्री में काम करते थे, वहाँ सिलिकॉन वैली में करते थे। उनकी बहुत अच्छी तनख्वाहें भी थी, बड़े बड़े घरों में रहते थे, बड़े महंगे इलाकों में रहते थे, और उनको ये H-1B वीज़ाज़ में के थ्रू ये टेक कंपनी जो थी वो अमेरिका बुलाती थी और फिर उनको ये नौकरियां मिलती थी। और उसकी वजह से एक रिजेंटमेंट भी थी जो नज़र आती थी अमेरिका में कि ये देखें, ये बाहर से बुला लेते हैं इंडिया से वीज़ाज़ पे और इनको ये तनख्वाहें देते हैं और अमेरिकनों को नहीं रखते इन कंपनीज़ में। अच्छा, इसी किस्म की बात जो है स्टीफन मिलर ने की। अब स्टीफन मिलर कौन है? वो ट्रंप के बहुत करीब है, बल्कि सबसे करीबी साथी इस वक्त समझे जाते हैं वाइट हाउस में, और वो एक नोन हॉक है इमिग्रेशन के हवाले से और एक रेसिस्ट भी है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में ये कहा कि उन्होंने कहा कि देखें, ये भारत को रशिया से तेल नहीं ख़रीदना चाहिए, लेकिन भारत जो है वो हमें चीट भी कर रहा है इमिग्रेशन में, जिसकी वजह से हमारे अपने जो वर्कर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये इसलिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है अलीना, क्योंकि जो मेगा बेस है ट्रंप की,
वहाँ पे ये एक सेंटिमेंट काफ़ी देर से रहा है, वो बड़े एंटी इमिग्रेशन है और वो H1B वीज़ाज़ के बड़े ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से हमने देखा कि इलॉन मस्क और ट्रंप के दरमियान भी एक इशू रहा इस वीज़े के ऊपर, क्योंकि वो जाहिर सी बात है टेक कंपनीज़ का साथ दे रहे थे इलॉन मस्क और उनको इनसे बहुत फ़ायदा होता है, वो दूसरी ममालिक से वर्कर्स ले आते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से एक बहुत बड़ा ये भी इशू है जिसकी वजह से ये एकदम से ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए, काफ़ी देर से ये मसला चलता रहा है। अब ख़ित्ते में इसका क्या असर होगा अलीना, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जिसके बारे में बात की जा रही है आजकल वो ये है कि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ख़ुद चाइना जाएंगे SCO समिट के लिए, और वो 6-7 साल बाद पहली बार जा रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, लेकिन अब ऐलान किया गया है कि वो खुद जाएंगे। तो ये, और फिर चाइना की तरफ से भी आप देखें, चाइना के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के, वो भी बड़े भारत के हक़ में बयानात दे रहे हैं, टैरिफ के ख़िलाफ़ दे रहे हैं। तो ये कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन अलीना मैं इतनी कन्विंस नहीं हूँ कि भारत जो है रीअलाइन करेगा अपने आप को चाइना की तरफ अमेरिका से दूर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अलीना अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़े सुपर पावर है और उनके टैरिफ से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई कंसेशन देगा इंडिया इस मामले को ठीक करने के लिए, और अमेरिका के लिए भी इस वक्त इस खित्ते में भारत के अलावा कोई इतना बड़ा एलाई नहीं है जो वो चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक आखिरी बात अलीना, आई नो मैं बहुत आपका टाइम ले रही हूँ, लेकिन एक आखिरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। देखिए, हमें बिगर पिक्चर नहीं भूलनी चाहिए, और बिगर पिक्चर ये है कि ये जो सारे टैरिफ्स हैं ये एक बुलिंग टैक्टिक है जो एक बुली इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं है, सेट क्राइटेरिया, भारत हो या कोई भी मुल्क हो, किसी के लिए भी कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है कि ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करेंगे तो आप पे 30% लगेगा या 19% लगेगा। ये ट्रंप की मर्जी है, उनकी मर्जी है। अब उन्होंने ब्राज़ील पे 50% क्यों लगाया? क्योंकि मेरा दोस्त जो था, सदर था बोल्सोनारो, उस पर आपने केसेस क्यों बनाए? कनाडा पे क्यों लगाया? आपने फेंटेनिल नहीं रोकी। भारत पे क्यों लगाया? अब रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं? तो हम अभी ठीक है, ऑन द राइट साइड है अमेरिका के, वो हमसे खुश भी हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कॉशियसली हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि ये जो हो सकता है कोई भी हमारा बयान आगे जाके, कोई भी ऐसी पॉलिसी अगर ट्रंप इंतजामिया को नापसंद आए तो हमारे भी बड़ी तेज़ी से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, एजाज सैयद साहब, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? क्या जिस तरह बेनज़ीर कह रही थी वर्क वीज़ाज हो सकते हैं, या फिर ब्रिक्स बहुत ज़्यादा इसकी का प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है क्योंकि वो अमरीका और उसकी करेंसी के मुतबादिल आके खड़ा हो गया, तो ये भी वजह हो सकती है तलखी की, या फिर कुछ और इम्पैक्ट क्या होगा? अलेना, बहुत शुक्रिया आपका। बेनज़ीर ने बड़ा अच्छा एक बैकग्राउंड दिया और बिल्कुल मैं बेनज़ीर से काफ़ी हद तक इत्तफाक करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें और भी ऐड करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के सदर, उनके दरमियान फॉर्मली 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। पहली मुलाकात इनकी हुई थी सितंबर 2017 में, फिर 19 में भी हुई, 20 में भी हुई, अभी 25 में भी। जो तलखी है, आपको याद हो कि ट्रंप जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे और इन्होंने कहा था, मोदी साहब को दावत दी थी कि आप आएँ, और मोदी साहब नहीं गए थे। एक ज़ाती एक बैकग्राउंड भी है जो हमें नहीं भूलना चाहिए। और आपको पता है कि जो बड़ी एक हिंदुस्तानी कम्युनिटी है जो कि वहाँ पर अमेरिका में मौजूद है, तो मोदी साहब जब नहीं गए, अभी इनकी जो इलेक्शन कैंपेन है, तो उसका भी एक बैकग्राउंड हमें ज़हन में रखना चाहिए और ये डिस्कस होता आता है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब स्टैंड अप हुआ तो आपको याद होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्हें पता था अमेरिका के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है इंडिया के साथ भी। उन्होंने शुरू में बगैर बोले हिंदुस्तान को एक कुशन दिया था, और आपको याद होगा कि ट्रंप साहब से पूछा गया था कि जी आप कोई अमन करवाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, वो तो उन दोनों मुल्कों का ज़ाती मामला है, इलाकाई मामला है, ये साल से लड़ते आ रहे हैं, तो ग्रीन सिग्नल दिया था। लेकिन जब सालसी उन्होंने करवाई और बाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो बाद में फील्ड मार्शल बने, जनरल आसिम मुनीर, इनको बुलाया गया तो इन्होंने टेलीफोन कॉल की और मोदी साहब नहीं आए। जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, आप ये याद रखिए कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बाद में आई है। सबसे पहले इस बात का पब्लिकली इजहार वो ट्रंप ने या अमेरिकी मीडिया ने नहीं किया, इस बात का खुद इजहार जनाब नरेंद्र मोदी ने किया अडेसा में जलसे से खिताब करते हुए।
और ये जलसा कब हुआ था? जब G7 इजलास में शिरकत के लिए कनाडा में मौजूद थे और ट्रंप साहब ने इनको कॉल किया, तो मोदी साहब ने बताया कि जी मुझे उन्होंने दावत दी थी ट्रंप साहब ने, तो मैंने कहा कि नहीं जी मेरी तो अडीसा में मसरूफियत बड़ी अहम है। और ये अडीसा में पब्लिक गैदरिंग से खिताब करते हुए मोदी साहब ने कहा था। अब जो डिप्लोमेसी की जो बात थी या सर्द मोहरी की जो बात थी जो कि टेलीफोन कॉल की थी, उसे पब्लिकली मोदी साहब ने इस्तेमाल किया अपने वोट बैंक के लिए या अपनी बताने के लिए कि मैं बड़ा अहम आदमी हूँ जो कि अमेरिकी सदर को ना कर सकता है। और ये बात अमेरिकी सदर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी अच्छी नहीं लगी, जिसका बहुत चीज़ों से डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा। तो मोदी साहब जो है, आप अगर हिंदुस्तान की देखें कि नो डाउट कि हिंदुस्तान ने बड़ी तरक्की की हालिया सालों में, या वो शाइन इंडिया की बातें इन्होंने की, लेकिन एक बात और आई हिंदुस्तान में, पर्टिकुलरली जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी में, कि एक जब आपके पास नई नई दौलत आए या नई नई आपकी इकॉनमी स्ट्रांग हो जाए, तो एक सेंस ऑफ एरोगेंस वो भी आई, रौनक कह लीजिए, तो वो भी आई। तो वो जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट इन्होंने अप्लाई किया इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, जिससे इनको नुकसान हुआ है। और जो ट्रंप है इस वक्त वो कुल्ली तौर पे पूरी दुनिया में ऐसा सब एक तो चीज़ है जो हम इस वक्त पर्दे के आगे देख रहे हैं, जो वाजे है, साफ साफ है चीज़ें। एक बस पर्दा भी चीज़ें चल रही होती हैं, जिससे आपकी बड़ी सोर्सेज हैं, आप वाकिफ़ होंगे। क्या आपको लगता है ये सब कुछ हो जाएगा इजीली हैंडल, अमेरिका और इंडिया इसको सॉल्व कर लेगा, या फिर आपको लगता है ये लंबा खिंच सकता है, और अगर खिंचेगा तो फिर इसके असरात क्या होंगे? अलीना, मुझे लगता है ये है कि ये मामला थोड़ा तवक्कुफ लेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये हल हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो इंडिया का वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट चीन और रूस खिते में बड़े अहम है, इसमें कोई शक नहीं है। और रूस का तो पुराना एलाय रहा है हिंदुस्तान, लेकिन चीन के साथ जो तिब्बत का मसला जब तक हल नहीं होता तो ये चीन के करीब भी नहीं जा सकते। और जो वो लीवरेज लिया जाता है, हम भारत की तो बात करें, बट क्या अमेरिका का भी इंटरेस्ट जो है वो इसमें है कि भारत अपने साथ रखे? क्योंकि अगर वो जाता है रूस और इधर चीन की तरफ, तो क्या अमेरिका का भी कोई स्ट्रेटेजिकली नुकसान होगा? देखिए, अमेरिका का स्ट्रेटेजिकली नुकसान इस तरह से होगा कि रीजनल जो ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। चीन एक बहुत बड़ी पावर है, रशिया एक पावर है, और हिंदुस्तान का भी इनसे मिल जाना एक नुकसान होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका भी एक हद से आगे जाएगा। और आप देखिए, इस वक्त मैं और आप जो बात कर रहे हैं, आपको पता है हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिसी रिव्यू कर लिया है रशिया से तेल खरीदने की। उन्होंने अपनी जो खरीदारी कर रहे थे उसमें कमी कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि जी, ये अभी ताज़ा खबर इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने अभी जारी की है कि उन्होंने पॉलिसी रिव्यू करके जो जितनी तादाद में वो तेल खरीद रहे थे, जितनी मिकदार में खरीद रहे थे, उसको कम कर दिया है। तो हिंदुस्तान भी दिखा तो यूं ही रहा है कि आप देखें उनकी एम्बेसी, जो अमेरिका की एम्बेसी है जो नई दिल्ली में, उसकी सिक्योरिटी हटा ली। अब गुस्से का इजहार किया इस तरह से, लेकिन अमली तौर पे क्या कर रहे हैं, पसे पर्दा इक़दामात भी हो रहे हैं कुछ अमेरिका को राजी करने के। अच्छा जी, मज़े साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या समझते हैं खित्ते के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं अगर जारी रहा तो? नहीं, खित्ते पे ज़ाहिर है गहरे असरात हो सकते हैं। देखिए, इस वक्त के इंडिया वो इंडिया नहीं है जो दुनिया जानती थी, जिस इंडिया को, एक सेकुलर इंडिया, एक ऐसा इंडिया जो इनलाइटेंड इंडिया है, उसको ये इंडिया बहुत ही कंजर्वेटिव इंडिया है। ये हिंदुत्व की जो फ़िलासफ़ी है और मोदी की जो फ़िलासफ़ी है, तो इट्स मोदी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट्स नॉट इंडिया वर्सेस यूएस, इट्स मोदी वर्सेस, जैसे मोदी वर्सेस पाकिस्तान इसमें है। क्योंकि वो जो मोदी की पॉलिटिक्स है उसने इंडियन पॉलिटिक्स को भी डैमेज किया है, उसने इंडिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी डैमेज किया है, और इंडिया की वर्ल्ड जो दुनिया से रिलेशनशिप है उसको भी वो किया है। अब अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका क्यों इंडिया के मुकाबले में हमें पोस्ट वॉर या उससे ज़रा से पहले भी हमें नज़र आता है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के इस वक्त ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीज़ें बेहतर हमारे, इसलिए कि अमेरिकन को भी ये नज़र आ रहा है कि हम बहुत करीब चाइना के जा रहे हैं और एक नया इत्तेहाद यहाँ बन रहा है। उसकी कोशिश है कि किसी तरह अगर हम कम्प्लीटली चाइना के कैंप में नहीं भी हों तो थोड़ा सा न्यूट्रल वो हों, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी यही नज़र आता है। दूसरी तरफ इंडिया के साथ
अगेन अमेरिकन पॉलिसी जो है वो ट्रंप स्पेसिफिक नहीं होती। अमेरिकन आज ट्रंप हैं, कल नहीं होंगे। अमेरिकन पॉलिसी और भी बहुत सी चीज़ों को देखती है, लेकिन फ़िलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप डोमिनेट करते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को जो है रशिया के, क्योंकि इंडिया और रशिया की हमेशा एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रही है और हमेशा अमेरिका के मुकाबले में इंडिया ने प्रेफर किया है रशिया को, और अब वो चाइना को भी किसी तरह। तो एक चीज़ तो इतने अरसे में ख़ासतौर पर पोस्ट वॉर, क्योंकि बहुत से लोगों को खदशात थे कि शायद मोदी दोबारा कोई एडवेंचर करेंगे, अब मुझे नहीं लगता। अब मुझे मुस्तक़बिल करीब में कोई वॉर या कोई इस तरह का एडवेंचर होता नज़र नहीं आ रहा। अब अगर मोदी चाइना जाएंगे और चाइनीज़, जिस तरह मैंने कल भी बात की थी कि चाइनीज़ ने बिल्कुल वादे कर दिया और इंडिया को भी रियलाइज़ हो गया है कि जो हमने पिछली जंग लड़ी थी, अभी जंग लड़ी है, उसमें हमने पाकिस्तान और चाइना दोनों के मुकाबले में लड़ी है। इंडियन पर्सपेक्टिव ये है। तो अब अगर वो चाइना जा रहे हैं, चाइना के साथ अपनी ट्रेड और दीगर रिलेशन, तो चाइनीज़ मैसेज बहुत क्लियर है कि वो वॉर की सूरत में पाकिस्तान के बिल्कुल साथ खड़े होंगे। ये इंडिया को अब एक तरफ चाइना बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अमेरिका इंडिया से दूर हो रहा है, रशिया की अपने इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं यूक्रेन के बाद, तो इंडिया एक वर्ल्ड आइसोलेशन का शिकार हो रहा है। ये नहीं कि वो हो जाएगा, ज़ाहिर है वो बहुत बड़ी कंट्री है, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, वक्ती तौर पे चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, वक्ती तौर पे चीज़ें, लेकिन जो मोदी की कांस्टेंट पॉपुलैरिटी है या मोदी की वो जो है उसका पूरा नैरेटिव इंडियन नैरेटिव बन गया है, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है ख़ुद इंडिया के लिए, इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए और इंडिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए। अब हमारी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? एक तरफ ज़ाहिर है चाइना से आपकी रिलेशनशिप हमेशा से बहुत अच्छी रही है, आपकी पहली मर्तबा अमेरिका के साथ ताल्लुकात, हालांकि हिस्टोरिकली हम अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं, लेकिन पहली मर्तबा नज़र यह आ रहा है कि अमेरिका का पाकिस्तान को देखने का अंदाज़ ज़रा बदला है, और यही आपकी एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें ट्रेड भी ले लें आप, जिसमें और चीज़ें भी ले लें, शायद मार्केट भी आपके लिए खुल जाएं, ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि एक तरफ चाइना आपके साथ और ज़्यादा मजबूत रिलेशनशिप हुई है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ आपकी रिलेशनशिप जो है मादी के मुकाबले में खासी बेहतर हुई है। अब आप इसमें ज़ाहिर है हमें इंडियन स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं देखनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी रिलेशनशिप विद अमेरिका कितनी कंसोलिडेट होती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर रिलेशनशिप विद चाइना। बड़ा दिलचस्प बात कही आपने, कहा कि जो पहले खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के साथ दोबारा कोई जारहियत कर सकता है, अब उसके खदशात कम हो गए हैं, खासकर जिस तरह से आइसोलेट हो रहा है इंडिया उसके बाद। भट्टी साहब, इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या अब जिस तरह भी यहाँ पर बात हो रही थी कि इंडिया अपनी एक रौनक में था, चाहे वो इकोनॉमिकली पावर होने के नाते या एक जनरली वो जिस तरह से सिफारती तौर पर अपना नैरेटिव बना रहा था, उसके मुंह की खानी पड़ी, तो वो चीज़ें अब थोड़ा सा बैकफुट पे जाएगा? मैडम शेख, आजकल भारतीय मीडिया जो है वो सुनने और देखने के लायक है। कमाल तबसरे हो रहे हैं, मज़ा आ रहा होता है कि अभी फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो अमेरिका का दूसरा दौरा है, सेंटकॉम कमांड तब्दीली तकरीब के हवाले से, उस पर भारतीय मीडिया में कमाल के हसद भरे और जलन भरे तबसरे हो रहे होते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया, अब अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने बुला लिया, पहले वाइट हाउस, अब पेंटागन। हो क्या रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच? ये नज़दीकियाँ क्यों? जुड़े रहिए हमसे। और कई मरतबा जुड़े भी रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता, एंड पे वही दरमियान में साडा मोदी जो है वो ट्रंप कार्ड मारेगा और ट्रंप ज़हर हो जाएगा और फिर वो ट्रंप के ख़िलाफ़ ज़हर आलूद तबसरे। और मैडम शेख, मुझे लगता है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लगता है चूँकि बाबा जी, मेरे आमल बाबा जी ट्रंप साहब जो हैं वो पल में तोला पल में माशा होते हैं, और बाबा जी अक्सर बात करके तो बाद में सोचते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और फिर ये ज़हनों में रहे कि अमरीकी नायब सदर और भारत के करीब जो समझे जाने वाले या भारत नवाज ट्रंप इंतज़ामिया में भरमार है लोगों की, और फिर ये भी ज़हनों में रहे कि भारतीय मीडिया बता रहा है कि नेतन्याहू जो है वो भी इसमें किरदार अदा कर रहा है कि ये दूरी क्यों हो रही है अमेरिका और भारत के दरमियान।
और फिर ये भी एजाज सही कह रहा है कि पॉलिसी रिव्यू हो रही है भारत में, और एक बड़ा वफ्द जा रहा है, हो सकता है जयशंकर लीड करें, या हो सकता है कि उनके जो बैकडोर लोग हैं इंटेलिजेंस के वो जाएं कि मामलात को सीधा करने। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अरसे तक ट्रंप साहब ना भारत को नज़रअंदाज कर सकते हैं। मुसलसल ताल्लुकात हो सकता है कि 19-20 के साथ रहें, लेकिन भारत चीन के साथ चला जाए या भारत चीन और रूस में कुछ बेहतरी आए, तो ये मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये बाबा जी ट्रंप साहब जो हैं इसको नज़रअंदाज करें। अब वो शंघाई कॉन्फ्रेंस जा रहे हैं, ये भी बड़ा एक दबाव है कि मोदी साहब खुद जा रहे हैं, हालांकि वो इस 2026 की वो मेज़बानी चाहते हैं और कॉन्फ्रेंस भारत में चाहते हैं, लेकिन जो भी हो बहरहाल वो जा रहे हैं और ये भी ट्रंप साहब के सामने है। तो बात यह है कि जैसा कल कहा कि जब तक ये नाचाकी है तब तक हमें मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, IMF, वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा में मामला दुरुस्त करने चाहिए। और ख़ित्ते में क्या असरात हो सकते हैं वक्ती तौर पर, क्योंकि मुझे लगता है आगे चलकर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। एक तो अब जो भी हालात हों ख़ित्ते में अमन होगा, क्योंकि ये सच है कि मोदी साहब को उनका तकब्बर ले डूबा है, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी। कटोरा थमा दिया है हमने पाकिस्तान के हाथ में, यार बस करो, बड़ा वक्त ज़ाया कर लिया पाकिस्तान पे, हमारा इनका क्या मुकाबला। और एक रोटी खाओ या गोली खाओ, और मुझे बलूचिस्तान के लोग बुला रहे हैं, यानी इस तरह की तकब्बर भरे जुमले। खित्ते में अमन होगा, भारत की चौधराहट का नशा उतरेगा, खा वक्ती तौर पर ही, अखंड भारत का ख्वाब बिखरेगा। और ये ज़हनों में रहे मैडम शेख कि भारत बांग्लादेश से आउट हो चुका है ऑलमोस्ट, बड़ी कोशिश हो रही है वापसी की। ईरान पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद, हमारा ब्रादर मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, ये तो हम नारे मारते रहे थे, लेकिन बड़े अरसे के बाद थोड़ी सी हालात में बेहतरी आई है। और अब चीन का किरदार बढ़ेगा, और अगर ये ऐसे ही हालात रहे तो ऐन मुमकिन है चीन पाक भारत के दरमियान कुछ 19-20 करे, क्योंकि एग्जैक्टली यही पूछने वाली थी। कई बार चीन कह चुका है मैडम शेख, वो जन बाजवा साहब एक मरतबा गए चीन, वो चीनी सदर से मिले, तो वापस आकर उन्होंने जो एक सहाफ़ियों को बुलाया, तो उसमें उन्होंने कहा कि चीनी सदर और चीनी जो सारे लोग थे, ये उन दिनों की बात है जब पाक भारत बैकडोर चीज़ें चल रही थी और इस तरफ कोशिश रही थी। वो कह रहे थे कि चीन कहता है कि भाई आपका तो ज़ुबान एक है, आप पड़ोसी हैं, तो आपके तल्लुकात बेहतर होने चाहिए, और ख़ास तल्लुकात जैसे भी हों, आपकी कम अज़ कम तिजारत तो एक दूसरे से होनी चाहिए, इतने तल्लुकात तो हों कि आप ये ना हो कि आप तिजारत। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, बहुत अहम बात है। भट्टी साहब इजाज़त दें मुझे ज़रा इसको आगे बढ़ाने की, मैं एग्जैक्टली यही सवाल करना चाह रही थी। जी एजाज साहब, क्या चीन पाक भारत सालिसी करवा सकता है, क्या इस जिम्मे में कोई किरदार अदा कर सकता है? देखिए, चीन पाक भारत सालिसी तो उस वक्त कराएगा कि जब भारत भी चीन के साथ सारे अमूर तय कर लेगा। भारत का खुद चीन के ऊपर मामला है, और भारत, आपको पता है, स्टेटेड पॉलिसी उनकी है कि हमारा जो असल दुश्मन है वो चीन है। अब हालात चेंज होते हैं, चीज़ें एक जैसी नहीं रहती, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान और भारत की का जो बुनियादी मसला है, आपको पता है कश्मीर के ऊपर हमारा एक इख्तलाफ है भारत के साथ, उसके ऊपर भारत किसी भी तीसरे मुल्क की जो सालिसी कबूल करने के लिए तैयार है, ये भी उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। दो बातें ऐड कर दूँ, अरशाद भाई ने बड़ी अच्छी एडिशन दी, इन्हीं की बात की तौसीक में दो बातें। एक तो ये है कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर आप देखेंगे रवां महीने में पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन का जो ट्राइलैटरल है वो यहाँ पर होगा। अगर इस्लामाबाद में ट्राइलैटरल ना हुआ, अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने इजाज़त ना दी अफगान फॉरेन मिनिस्टर को मिलने के लिए, तो शायद काबुल में हो जाए, लेकिन चीन के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आ रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो ढाका जा रहे हैं। तो खित्ते में जिस मुल्क की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ रही है या बड़ी है वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालिया डिप्लोमेटिक मूव्स हैं वो काफ़ी बेहतर आई हैं, और इसका क्रेडिट जो है वो फॉरेन मिनिस्टर को भी जाता है, गवर्नमेंट को भी जाता है, और तमाम स्टेक होल्डर्स, इसमें हमारे सिक्योरिटी के इदारे, इस्टेब्लिशमेंट, तमाम एक टेबल पे बैठते हैं, सबको क्रेडिट जाता है।
ठीक है, अच्छा ओके, अब हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। अब देख बेनज़ीर आ रही हैं जी, बेनज़ीर का छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं, फिर हम ब्रेक लेते हैं। बेनज़ीर प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा। सिर्फ छोटी जी, बस मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि बिल्कुल हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत, जैसे एजाज़ कह रहे थे, बहुत बेहतर हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है मेरे ख्याल से कि भारत जो है वो मुकम्मल तौर पे आइसोलेट हो गया है। मैंने पहले भी ये बात की थी, अभी उन्होंने यूके के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील जो है वो साइन की है। इस वक्त जब ये टैरिफ्स की बात हो रही थी तो भारत इस वक्त लैटिन अमेरिका की तरफ भी देख रहा है, वहाँ पे उनकी बल्कि आज या कल ब्राज़ील में भी बात हुई है। तो बहुत से, और एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो बहुत सी दुनिया में ममालिक हैं जो उनके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। ठीक है जी, इसी नोट के ऊपर हमारे तज्जियाकारों की आपने गुफ्तगू सुनी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपके सवालों के साथ। वेलकम बैक। भट्टी साहब से करते हैं पहला सवाल। भट्टी साहब, आपसे पूछा गया वफाकी हुकूमत के अखराजात में 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, तो क्या किफ़ायत शुमारी सिर्फ आवाम के लिए? जी बिल्कुल, किफ़ायत शुमारी सिर्फ आवाम के लिए है, महंगाई सिर्फ आवाम के लिए है, बेरोज़गारी सिर्फ आवाम के लिए है, कदम कदम पर छितर सिर्फ आवाम के लिए हैं, कौम कुर्बानी के लिए तैयार रहे ये सिर्फ आवाम के लिए है, और चंद तकरीरें, चंद रटे रटाए जुमले के फिर से हम तरक्की और खुशहाली की राह पर चल पड़े, और ये वो झूठ नहीं कह रहे होते, ये वो अपने बारे में कह रहे होते हैं। ये 10% जो होता है, मिसाल के तौर पे ऐवान सदर का बजट बढ़ा, वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन जो बहुत ही गालबन बड़े सफ़ेद पोश हैं, वो उनकी 19.5 लाख तनख्वाहें, जजों की मरात बढ़ी, ब्यूरोक्रेसी की मरात बढ़ी, अरकान पार्लियामेंट की और पंजाब असम्बली में तो वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ गई, और बड़े जो हैं ताजर या बड़े जो हैं मगरमच्छ वो भी फ़ायदे ले रहे हैं। आप शुगर माफिया देखा है कि शुगर माफिया वालों ने इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की कीमत भी बढ़ाई, और फिर वफाकी काबीना ने उनका टैक्स भी कम किया कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स है। तो फिर भट्टी साहब, और इसी तरह तो फिर भट्टी साहब ये बताए ना आपके अवाम में से भी कुछ खास हैं, यानी सैलरी क्लास जो बेचारे ज़्यादा दब रहे हैं, और सैलरी क्लास वाले सुन लीजिए कि 500 अरब वो उन्होंने टैक्स दिया है, और उनको मिला क्या है। मैं अच्छा, मुझे टैक्स पे भी चलो ठीक है, 36 किस्म का हम टैक्स देते हैं इनडायरेक्ट। अब ये जो डायरेक्ट है सैलरी क्लास पे टैक्स, इसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? मैं जो सैलरी पे टैक्स दे रहा हूँ, जान माल का तहफ़्फ़ुज़, अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, सस्ता फौरी इंसाफ, या कम अज़ कम किसी सरकारी महकमे में जाऊं तो मुझे इज्जत के साथ पेश आया जाए, मेरे साथ कुछ भी नहीं। तो ये जो पाकिस्तान है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये पाकिस्तान 10% का है, हम खामखा हैं 90% इसमें। और ये जो जमहूरियत है इनकी सो कार्ड, ये वो बांझ जमहूरियत है जो 10% को अंडे बच्चे देती है, हमारे लिए बांझ है बिल्कुल, और हमें कहती है कि बस आप लाइन में लगे रहो। किसकी लाइन में? आखिरी दो जुमले, मुझे इस लफ्ज़ पे थोड़ा सा एतराज़ है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है सर, बांझ के लफ्ज़ पे मुझे थोड़ा सा एतराज़ है, अच्छा नहीं है, लेकिन चलिए। जी मैं माज़रत चाहता हूँ। सदका ज़कात की लाइन में, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की लाइन में, सस्ते राशन बैग की लाइन में, बिरयानी की प्लेट की लाइन में, कीमे वाले नान की लाइन में, बाकी मुल्क इनका है, और इन्होंने मौजें करनी, हमारे लिए किफ़ायत शुमारी हमने करनी है खुद अपने तौर पर अपने घर में। कितनी अफसोस की बात है। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। अच्छा बेनज़ीर, आपसे बड़ा अहम इशू पूछा जा रहा है। बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई है, और ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ये सर्विस मुअत्तल की गई है। आप क्या समझती हैं, सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए कोई इससे बेहतर इक़दाम नहीं था? कितने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं हमारी हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान को हम डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे, हम यहाँ पे 5G इंटरनेट लेके आएंगे, AI होगा हर सेक्टर में, बाहर से पता नहीं कितने डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। एक नोटिफिकेशन, सिर्फ एक नोटिफिकेशन से आप पूरे सूबे का मोबाइल डेटा बंद कर देते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए। एक सिर्फ नोट, और कहा जाता है सिक्योरिटी वजूहात है। ना कोई असेंबली में बहस होती है, ना कोई तफसील से बताया जाता है कि क्या ये सिक्योरिटी वजूहात हैं। इस वक्त फायरवॉल है, इस वक्त आपके पास, आप तो किसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं चले जहाँ पे हाई सिक्योरिटी मसला है, वहाँ पे जाके आप मोबाइल डेटा कुछ थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं। एक पूरे सूबे का आपने तकरीबन 1 महीने के लिए, मुझे तो अलीना याद भी नहीं पड़ता ऐसे कि पिछली बार ऐसा पाकिस्तान में कब हुआ था कि एक पूरे सूबे का 1 महीने के लिए आप मोबाइल डेटा बंद कर दें। मुझे तो याद नहीं पड़ता। आप सोच सकती हैं कि अगर ऐसा पंजाब में हो
कितना शोर मचे। आप सोच सकती हैं कि अगर ऐसा सिंध में हो तो कितना शोर मचे, लेकिन बलूचिस्तान में ऐसा किया जा सकता है क्योंकि पता नहीं, आप पे पूछा जाता है कि वहाँ पे लोगों को इतना गुस्सा क्यों है, इन्हीं वजह से, क्योंकि आप इस किस्म की अहमियत नहीं देते। आपको पता है दुनिया में इस वक्त एक बहस हो रही है कि जो इंटरनेट है वो एक बुनियादी हकूक होना चाहिए, उसको डिक्लेयर करना चाहिए कि वो एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि उससे आपके दूसरे बुनियादी हकूक जुड़े हुए हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आपने मोबाइल डेटा बंद कर दिया, किसी की इमरजेंसी हो, किसी ने अस्पताल जाना हो, वो जो तुलबा हैं जो पढ़ रहे हैं उनके पास कोई एक्सेस नहीं। तो अनीना मसला सिर्फ सिंपल है कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है हमारा, ये किसी को जवाब दे नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे जो सियासतदान हैं ये बिल्कुल खामोश बैठे हैं इन मामलात में, ये बिल्कुल नहीं बोलते, ख़ासतौर पे जिनकी हुकूमत है बलूचिस्तान में। बोले तो थे बेनज़ीर, जब एक्स के ऊपर पाबंदी लगी थी उसके ऊपर बोले थे कि भाई सिक्योरिटी वजूहात है, उसके ऊपर जवाब पेश करते रहे थे, वो भी 1 साल तक पाबंदी लगी रही, 1.5 साल तक, और हमें पता नहीं था कि अचानक से खुल भी गया, फिर सिक्योरिटी खत्म हो गई, हल भी हो गया, अचानक से सिक्योरिटी थ्रेट सारा ख़त्म हो गया। अच्छा जी, थैंक यू बेनज़ीर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे मज़ीद सवालात के साथ। वेलकम बैक जी। जो आप लोगों ने सवाल भेजे यूट्यूब के ऊपर, उनको तजियाकारों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। मज़र साहब, सवाल ये भेजा गया कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत घरों और कारोबार के लिए सफाई फ़ीस की तजवीज़ दी गई है। 500 से 5000 रुपये के दरमियान फ़ीस रखने का इरादा है, क्या ये अच्छा कदम है? देखिए, ये जो इस तरह के इक़दाम होते हैं, एक तो ये कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनका बेसिक प्रोग्राम क्या है, और इसका हमें देखना पड़ेगा साल भर अगर देखें कि वाकई ये इम्प्लीमेंट, मुझे इसके इम्कानात कम नज़र आते हैं कि क्योंकि आम तौर पे आप जितनी स्कीम्स उठा लें, इस तरह की जितनी स्कीम्स माजी में उठा लें, अभी जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात हो रही थी, इससे पहले मुस्लिम लीग नून के ही दौर में येलो कैब स्कीम लाई गई। इन सारी चीज़ों में हमेशा ये चीज़ें जो होती हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। हम बेसिक पॉलिसी सुथरा पंजाब इस तरह की, वो नाम ठीक है, वो तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता उसमें, लेकिन ये कि सबसे पहले तो देखना ये कि ट्रांसपेरेंसी जो आपका सबसे बड़ा हर स्कीम में इशू रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी का रहा है कि आप अगर वाकई ये ट्रांसपेरेंट रहता है, ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती हैं, तो हमें फिर मेरा ख्याल है इतनी जल्दी हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते। एटलीस्ट वी हैव टू वेट फॉर अ ईयर कि उस साल में, और उस साल में हम 1 साल बाद असेसमेंट रीअसेस ज़रूर करना चाहिए प्रोग्राम्स को कि ये प्रोग्राम कामयाब चल रहा है, नहीं चल रहा तो उसको अबेंडेंट। 2 चीज़ें, एक ट्रांसपेरेंसी, दूसरी करप्शन, इन 2 चीज़ों का अगर ख्याल रखें तो शायद इसके नताइज बेहतर आ सकते होंगे, लेकिन रीअसेस ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। साहब के लिए सवाल आया है। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 से मुतल्लिक आधे से ज़ायद इंतखाबी दरखास्तों पर फैसले इल्तवा का शिकार हैं। सर, क्या राय है आपकी इसके ऊपर? फाफिन ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है और बड़ा अनफॉर्चुनेट एक पिक्चर है जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का एक एलिमेंट इलेक्शन का प्रोसेस है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको हाईलाइट करता है। और जिस तरह के इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी 2024 के, वो मेरे और आपके सामने हैं। लेकिन इंतखाबी उज़रदारियाँ ये सबसे अहम है। वो इसलिए अहम है कि अगर इंतखाबात में कोई धांधली हुई हो या इंतखाबी क़वानीन पर अमल दरामद ना हुआ हो तो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। और आपको पता है ट्रिब्यूनल्स का मामला एक अरसा तक अदालत में लटका रहा, वो ट्रिब्यूनल्स नहीं बने, फिर ट्रिब्यूनल्स बन गए। तो डाटा फाफिन ने दे दिया, जो की चीज़ें हैं वो सेल्फ रिफ्लेक्टरी हैं, कुछ राय खुद लोग बना सकते हैं। मैं राय नहीं दूंगा, फैक्ट्स 2-3 बयान कर दूंगा, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। जो हाईलाइटेड फैक्ट्स हैं वो क्या है? एक तो यह कि 374 इंतखाबी उज़रदारियाँ फाइल हुई थी, जिनमें से कौमी असम्बली के 124 हलकों के ऊपर 374 में से कौमी असम्बली के 124 हलकों के ऊपर इंतखाबी उज़रदारियाँ फाइल हुई थी। और आपको पता है कि 364 जो कौमी असम्बली की नशिस्तों में से सिर्फ 124 के ऊपर फाइल हुई थी। बाकी उज़रदारियों में से 171 जो है वो सूबाई असम्बलियों की जो 250 हैं वो सूबाई असम्बलियों के ऊपर उज़रदारियाँ फाइल हुई थी। और आप अगर अगली बात देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो मजमूई उज़रदारियाँ हैं
उनमें से 168 जो है वो खारिज कर दी गई हैं। और खारिज कर देने में जो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, उन्होंने कहा जी नाकाबिल समात, कि यानी कि जो उज़रदारी आपने फ़ाइल की है उसके ऊपर कहा गया है नाकाबिल समात। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये वो रिपोर्ट कह रही है। तो जिस तरीके से उज़रदारियाँ ताख़ीर का शिकार हुई हैं, और आपको पता है कि एक टाइम तय है कि आपने इस टाइम के अंदर इंतखाबी उज़रदारियाँ निपटानी हैं, वो टाइम भी गुजर गया है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में जमहूरियत का एक एलिमेंट इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद इंतखाबी उज़रदारियाँ होती हैं, वो सारा ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।